मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिल्पा शेट्टी के पति पर ईडी का एक्शन हुआ है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने राज कुंद्रा की करीब 98 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। ईडी ने शिल्पा शेट्टी का जुहू वाला फ्लैट भी अटैच किया है और राज कुंद्रा का पुणे वाला बंगला, साथ इक्विटी शेयर भी जब्त किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर मिल रही है, ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर। जो जानकारी मिल रही है, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की संपत्ति जब्त की गई है ईडी की ओर से और 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जो प्रॉपर्टीज है वो फिलहाल ईडी की तरफ से जब्त की गई है पीएमएलए के तहत। पुणे में एक बंगला है, इसके अलावा जुहू बीच पर एक बंगला है जो कि जब्त किया गया है। जो जुहू बीच वाला बंगला है बताया जाता है शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, जो ईडी की तरफ से जब्त किया गया और बताया जा रहा है जो बंगला है दरअसल ये प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध की जो आय थी उससे खरीदा गया है। इसके अलावा जो कुल घोटाला था जो पोंजी स्कीम के तहत वो 6600 करोड़ का था। उसमें आरोप है कि जो मुख्य आरोपी इस पूरी पोंजी स्कीम का था उसके जरिए 285 जो बिटकॉइन है वो बाकायदा राज कुंद्रा के अकाउंट में गए थे और राज कुंद्रा के पास अगर उनकी अब आज की कीमत आके तो तकरीबन 150 करोड़ उनकी कीमत आकी जा रही है। तो लिहाजा ईडी ने राज कुंद्रा को भी इस घोटाले के अंदर आरोपी मानते हुए पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की है। इससे पहले तकरीबन 66 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा चुकी थी और आज जो 97 करोड़ 78 लाख की जो प्रॉपर्टी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की जब्त की गई है उसके बाद जो आंकड़ा है जब्ती का वो तकरीबन 150 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो अभी बड़ी खबर मिल रही है वो यही है कि ईडी ने राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी के पति हैं, इन दोनों की करीब 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार से अहम सियासी खबर, चिराग पासवान को गाली देने पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी समर्थकों पर गाली देने का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में चिराग पासवान को गाली दी गई, ये आरोप है। चिराग पासवान और बीजेपी का तेजस्वी यादव पर हमला, आरजेडी समर्थकों का वीडियो वायरल हो रहा है, सुनिए जरा। विजय भैया चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे विजय भैया चिराग पासवान के इस बीच गाली वाले वीडियो पर तेजस्वी यादव की सफाई भी सामने आई है। मंच पर किसी ने गाली नहीं दी, ये तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया। मंच पर गाली देता तो बर्दाश्त नहीं करता। हजारों लोग हैं, कुछ लोग गाली देते होंगे। देखिए, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? हम तो आइए रुपेश कुमार का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। तेजस्वी की सफाई किसी के गले उतर रही है क्या रुपेश, क्योंकि सियासत तो इस मामले पर अब होगी? देखिए, सियासत इस मामले में होगी और सियासत हो भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो फिर रविशंकर प्रसाद हो या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो और चाहे जीतन राम मांझी हो, सब इसे दलित के अपमान का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जो वीडियो है उसमें देखते हुए एक मंच से बोलता हुआ जो बड़ा नेता है, मंच के ठीक नीचे से इस तरह की गालियां दी जा रही हैं, वीडियो बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है उस वक्त तेजस्वी का भाषण चल रहा है जो वीडियो में दिख रहा है। सीधे तौर पर किसी नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि मंच पर मौजूद कोई नेता गाली दिलवा रहा होगा या गाली उसके कानों तक पहुंच रही होगी, या भीड़ में जो हजारों की भीड़ नीचे है, भीड़ में से वीडियो बनाया जा रहा है, उसमें वीडियो बनाने वाला या फिर वीडियो जहां बन रहा है उसके बगल का कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, तो मंच पर मौजूद नेता गाली दिलवा रहा है या उसकी जिम्मेदारी कोई मंच पर मौजूद भाषण देता हुआ कोई नेता लेगा, ये शायद थोड़ा सा ज्यादती होगी। लेकिन
जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक बहुत ही एक जो अपील की कि राबड़ी देवी उनकी मां है और अगर उनके कानों तक ये बात पहुंचती तो शायद वो उस पर रिएक्ट करते। तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि अगर वो सुनते तो इन बातों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मैं ऐसा नहीं होने देता। लेकिन मंच के नीचे मौजूद व्यक्ति विजय प्रकाश, जिसे विजय भैया कह रहा है, अब जांच की बात ये है, जैसा सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पूरी जांच कराई जाएगी। वो उप मुख्यमंत्री के रूप में कह रहे हैं, कौन था, क्या वो राजनीति कोई कार्यकर्ता था या कोई राजद का कोई नेता था। तो विजय प्रकाश को बार बार विजय भैया कह रहा है। और विजय प्रकाश वो हैं जो तेजस्वी यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं, तेजस्वी के बेहद करीबी हैं। क्या अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके कानों तक ये गाली नहीं पहुंची है, तो कुल मिलाकर भीड़ में कोई क्या कहता है ये मंच पर सुनाई नहीं देता। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा तो जरूर गया है, लेकिन इस पर अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। और वहीं इस पूरी खबर पर एक और अपडेट है। चिराग पासवान का तेजस्वी पर बड़ा हमला। आरजेडी ने महिलाओं का अपमान किया है। चिराग पासवान ने कहा है, सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं। और आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। शोभा यात्रा के दौरान झड़प में कई लोग घायल भी हुए। शोभा यात्रा के दौरान भारी हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके की हैं। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को अपनी छतों से जुलूस पर पथराव करते देखा गया। दरअसल रामनवमी के मौके पर शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। जैसे ही रामनवमी की शोभा यात्रा शक्तिपुर के स्कूल मोड़ इलाके में पहुंची तो स्कूल मोड़ से सटे इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने रामनवमी जुलूस पर ईंट पत्थर और बम फेंकने शुरू किए। उपद्रवियों ने घरों की छत से जुलूस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग बुरी तरह घायल हुए। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। उपद्रवियों को काबू में करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल हालात काबू में हैं। दोबारा हिंसा ना भड़के, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से भी हिंसा की वारदात सामने आई है। एगरा में हुई हिंसा में कई लोगों के घायल होने की खबर। रामनवमी जुलूस पर हमले के बाद पूर्वी मिदनापुर के एगरा शहर में तनाव का माहौल है। आरोप है कि बीती रात 200 से ज्यादा उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरों से हमला किया। पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज जंक्शन पर जाम लगाया। जाम हटाने के लिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मिदनापुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल रात में एगरा थाना पहुंच गई, लेकिन उन्हें थाने में घुसने नहीं दिया गया, जिसके विरोध में अग्निमित्रा थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। रामनवमीते আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছি আর আমাদের চারটে ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিল, আর যারা বোমবাজি করলো, যারা আমাদের ছেলেগুলোকে মারলো, আজকে 5টা ছেলে সিরিয়াস অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আজকে ট্রান্সফরমারে বোমবাজি করে পুরো এলাকাকে অন্ধকার করে দিল, সেই জিহাদিদের অ্যারেস্ট করলো না। আর যারা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছে হিন্দু ছেলেগুলো, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, এই 4টা ছেলেকে ভরে রেখে দিয়েছে। बंगाल में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनके एक बयान को हिंसा भड़काने की वजह बता रही है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। रामनवमी से 2 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हिंसा की आशंका जताई थी। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले, अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मुर्शिदाबाद जिलाয় শক্তিপুরে রামনবমীর মিছিল আক্রান্ত হয়েছে
ওখানে বেছে বেছে সনাতনীদের দোকান লুট হয়েছে একটু আগে পর্যন্ত। পুলিশ রামনবমীর মিছিলে গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে। और गुजरात के गांधीनगर आपको लिए चलते हैं। आज लगातार गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर रोड शो चल रहा है। कल नामांकन दाखिल करना है गृह मंत्री अमित शाह को और उससे पहले आज एक लंबा रोड शो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष पर हमारे सहयोगी आमोद राय ने उनसे एक्सक्लूसिव बात की। आप देख सकते हैं कैसे जनता अभिवादन सड़कों पर हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं और वहाँ से फूल आ रहा है तो गृह मंत्री जी भी इधर से फूल की बारिश अपने घुटनों को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ माहौल है। यह कालोल विधानसभा क्षेत्र जो है ये गांधीनगर क्षेत्र का एक ग्रामीण इलाका है और गृह मंत्री यहाँ अपने इलाके के लोगों से, अपने मतदाताओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी इस देखिए कैसे माला ले रहे हैं लोगों को, अपने माला उन्हीं के बीच फेंक रहे हैं और यहाँ जो माहौल है बिल्कुल उत्साहवर्धक उत्साह का माहौल है। और आम जो जनता है, जो वोटर है, आप देख सकते हैं कैसे करंट देखिए आम आदमी के अंदर किस तरह से यहाँ विद्यमान है। गृह मंत्री जी से बात करते हैं थोड़ा। गृह मंत्री जी गांधीनगर में ये जो विधानसभा क्षेत्र है, गांधीनगर का ये विधानसभा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि कैसे गृह मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। आप गृह मंत्री जी एक 10 लाख का टारगेट दिया है, आपको कार्यकर्ताओं ने 10 लाख का टारगेट दिया है जिताने के लिए, कैसा कहेंगे गांधीनगर देख के ऐसा लगता है? देखिए, जीत का मार्जिन तो जनता तय करती है, मगर उत्साह देखकर मैं इतना कह सकता हूं, हम गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आमतौर पे आप अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आज पहला और आखिरी दिन है, कल नामांकन करेंगे। मैं वोट डालने जरूर आऊंगा चुनाव के पहले। वोट डालने तो आप हर साल आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है सर कि गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फिजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहां तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूं गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा ही बहुमत के साथ जीती। क्या आपने जो टारगेट रखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा पूरा चुनाव? अब देश भर का भ्रमण करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूड। सर एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मनसा ठीक नहीं है सरकार की। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है। नक्सलवाद उनके समय में फला फूला, 1/3 देश में बढ़ा। मोदी जी के शासन में नक्सलवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही इस देश में नक्सलवाद पास्ट बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, बस इस पूरे दौरे का, आज रोड शो का एक आखिरी सवाल। केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी गुजरात का दौरा कर रही है, लगातार प्रचार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात आकर प्रचार कर रही है लगातार। नहीं, हर एक नागरिक को प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ जन सैलाब उमड़ा है और गृह मंत्री का स्वागत, आप दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। और गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे चरण में, तीसरे पारी में पूरी तरह से नक्सलवाद पे खत्म उसको कर दिया जाएगा, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, गांधीनगर। देखिए, गांधीनगर से ये लाइव इंटरव्यू आप देख रहे थे। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रहे थे। दरअसल नामांकन का कल आखिरी दिन है और उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह एक लंबा रोड शो कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में।
गांधीनगर की सभी विधानसभा सीटों से ये रोड शो होकर गुजरेगा और गृह मंत्री अमित शाह ने इस इंटरव्यू में यह दावा किया है कि गुजरात में 26 में से 26 सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी और पूरे भारत में 400 पार का मूड नजर आ रहा है। इसके अलावा नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो बयान दिया गया था भूपेश बघेल की तरफ से, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर भी हमला बोला है अमित शाह ने। क्षत्रिय विरोध पर पहली बार बोले अमित शाह, रूपाला जी ने दिल से माफी मांगी। तो ये अहम बात जो निकलकर सामने आई है इस इंटरव्यू में वो ये कि जब आमोद राय ने उनसे क्षत्रियों के विरोध को लेकर सवाल पूछा तो इस पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्ट किया है और जवाब में कहा है कि रूपाला जी ने दिल से माफी मांगी है इस पूरे मामले में। यानी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश ये कि अब इस मसले, इस विवाद को खत्म मान लेना चाहिए। रूपाला जी ने दिल से माफी मांग ली है, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। आमोद राय ने दरअसल क्षत्रियों के विरोध को लेकर एक सवाल पूछा था गृह मंत्री अमित शाह से कि इस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि इस बयान के बाद क्षत्रियों में विरोध देखा जा रहा है बीजेपी को लेकर। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब कहीं कोई नाराजगी नहीं है और इस मसले पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये बात कही है कि रूपाला जी ने इस पूरे मामले पर अब दिल से माफी मांग ली है और इसके बाद अब क्षत्रियों में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। तो कल अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आज एक लंबा रोड शो हो रहा है गांधीनगर में। गांधीनगर की जो सभी विधानसभा सीटें हैं वहां से ये रोड शो होकर गुजरेगा और शाम 7 बजे तक ये रोड शो चलेगा। यानी शाम 7 बजे तक लगातार इसी रोड शो में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद रात 8 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो कई अहम मसलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय से बात की है रोड शो के दौरान। क्षत्रियों के विरोध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब नाराजगी दूर कर ली गई है, रूपाला जी ने दिल से माफी मांग ली है इस मसले को लेकर और इसके बाद जो नाराजगी थी जिसका जिक्र आमोद राय ने करते हुए ये सवाल पूछा, वो नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो गई है, अब कहीं कोई नाराजगी नहीं है। इस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जिन्होंने होम मिनिस्टर से बात की है। आमोद, पहली बार ऐसा है जब क्षत्रियों के विरोध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्ट किया है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि रूपाला जी ने जिस तरह से माफी मांगी उससे क्षत्रियों की नाराजगी को पूरी तरह से खत्म कर लिया गया है। यानी बताने की कोशिश यह कि अब कहीं कोई यह मसला नहीं रह गया। देखिए समीर, गृह मंत्री ने साफ तौर पे 3 बातों का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्षत्रियों से एक बार रूपाला जी ने माफी मांग लिया तो अब वो विषय खत्म हो गया है और उनकी जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से नक्सलवाद पे कांग्रेस का अपीजमेंट पॉलिसी रहा है और जिस तरह से वो मुद्दा उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार तीसरे चरण में आएगी तो नक्सलवाद का नामो निशान देश में खत्म हो जाएगा। तो आज उन्होंने 3 बहुत बड़ी बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में 400 पार का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री ने वो किसी भी तरह से पूरा होने जा रहा है। वो लगातार देश भर में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि वो पूरा होने जा रहा है। आमोद, और क्षत्रियों के विवाद, ये क्षत्रिय विवाद जो था ये था क्या, किस मसले को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ? जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को समझा दें तो एक बार फिर हम सुनाना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे इस पर रिएक्ट किया। आमोद। देखिए समीर, क्षत्रियों का जो मुद्दा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पुरुषोत्तम रूपाला अपने लोकसभा क्षेत्र में जब कैंपेन करने गए थे तो एक दलित गांव में गए थे, दलित सभा का आयोजन कर रहे थे। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर क्षत्रियों की भावना, उस क्षेत्र के क्षत्रियों का भावना भड़का था और उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला ने खुद इस बात को लेकर जाकर क्षत्रियों के बीच माफी मांगी, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी और उसके बाद से लगातार ये दबाव बनता गया और गुजरात से होते हुए राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा
ठीक है, इसको इस तरह से एक आवरण बनाने की आमोद बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। पुरुषोत्तम रुपाला के बयान को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और अब गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये कहा है कि अब क्षत्रियों की नाराजगी खत्म हो चुकी है। सुनिए ये इंटरव्यू एक बार फिर। गांधीनगर का कलोल विधानसभा क्षेत्र है ये, और गृह मंत्री का रोड शो आप पिछले दूसरा विधानसभा क्षेत्र में ये दूसरा रोड शो है। आप देख सकते हैं कैसे जनता अभिवादन सड़कों पर हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं और वहाँ से फूल आ रहा है, तो गृह मंत्री जी भी इधर से फूल की बारिश अपने घुटनों को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ माहौल है। यह कालोल विधानसभा क्षेत्र जो है ये गांधीनगर क्षेत्र का एक ग्रामीण इलाका है और गृह मंत्री यहाँ अपने इलाके के लोगों से, अपने मतदाताओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी इस देखिए कैसे माला ले रहे हैं लोगों को, अपने माला उन्हीं के बीच फेंक रहे हैं और यहाँ जो माहौल है बिल्कुल उत्साहवर्धक उत्साह का माहौल है। और आम जो जनता है, जो वोटर है, आप देख सकते हैं कैसे करंट देखिए आम आदमी के अंदर किस तरह से यहाँ विद्यमान है। गृह मंत्री जी से बात करते हैं थोड़ा। गृह मंत्री जी, गांधीनगर में ये जो विधानसभा क्षेत्र है, गांधीनगर का ये विधानसभा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि कैसे गृह मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। आप गृह मंत्री जी एक 10 लाख का टारगेट दिया है, आपको कार्यकर्ताओं ने 10 लाख का टारगेट दिया है जिताने के लिए, कैसा कहेंगे? गांधीनगर कैसा लगा? देखिए, जीत का मार्जिन तो जनता तय करती है, मगर उत्साह देखकर मैं इतना कह सकता हूं, हम गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आमतौर पे आप अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आज पहला और आखिरी दिन है, कल नामांकन करेंगे। मैं वोट डालने जरूर आऊंगा चुनाव के पहले। वोट डालने तो आप हर साल आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है सर कि गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फीजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहां तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूं गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा ही बहुमत के साथ जीती। क्या आपने जो टारगेट रखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, उसमें उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है पूरा चुनाव? अब देश भर का भ्रमण करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूड है। सर, एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार की। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है? नक्सलवाद उनके समय में फला फूला, 1/3 देश में बढ़ा। मोदी जी के शासन में नक्सलवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही इस देश में नक्सलवाद पास्ट बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, बस इस पूरे दौरे का, आज रोड शो का एक आखिरी सवाल। केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी गुजरात का दौरा कर रही है, लगातार प्रचार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात आकर प्रचार कर रही है लगातार। नहीं, हर एक नागरिक को प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण में ही तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। अब की बार दक्षिण भारत के इस राज्य पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। वजह है बीजेपी के करीब 40 साल के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, जो पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नेताओं में शुमार है। प्रधानमंत्री ने इस बार एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जो बिना तमिलनाडु के पूरा होना संभव नहीं है, क्योंकि दक्षिण के जिन राज्यों में पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था उनमें से एक तमिलनाडु भी है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और के अन्नामलाई की जोड़ी से बीजेपी को द्रविड़ राजनीति के इस किले में कमल खिलने की उम्मीद है।
2014 में इंडिया का नेसेसिटी था, मोदी जी का नेसेसिटी था। 2024 में वर्ल्ड का नेसेसिटी है, मोदी जी इंडिया का प्रधानमंत्री, वी शुड बिकम थर्ड टाइम। अन्नामलाई बहुत ही अच्छा आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। Anybody who touches Modi, I am not going to stop. हमारे युवा नेता अन्नामलाई जी के बारे में पूछा गया तो डीएमके नेता ने अहंकार में कहा, कौन है वो अन्नामलाई? नाम कुप्पू स्वामी अन्नामलाई, पद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष, उम्र करीब 40 साल, पृष्ठभूमि आईपीएस अधिकारी, उम्मीदवार कोयंबटूर लोकसभा सीट। पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा, लेकिन हार गए। बावजूद इसके हार नहीं मानी और अब लोकसभा चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की ठानी है। तमिलनाडु की जिस कोयंबटूर लोकसभा सीट से के अन्नामलाई बीजेपी के उम्मीदवार है, वहां अटल आडवाणी के बहुमत से दूर वाले दौर में बीजेपी लगातार 2 बार जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी के पूर्ण बहुमत वाले युग में भी लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी लगातार 2 बार दूसरे नंबर पर ही रह सकी। लेकिन अब की बार कोयंबटूर की हवा कुछ बदली सी है। अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु के साथ साथ अपनी सीट जीतने में भी शिद्दत से जुटे हैं। अन्नामलाई के प्रति कोयंबटूर ही नहीं, पूरे तमिलनाडु के नौजवानों में आकर्षण का आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद बन चुके हैं। बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो वहाँ नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके के दिग्गज नेता दयानिधि मारन के अन्नामलाई के मजाक उड़ाने पर प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब दिया, आपको वो भी सुनाएंगे। साथ ही चुनाव प्रचार के बीच टीवी9 भारतवर्ष पर अन्नामलाई के मन की बात भी आपको सुनाएंगे। अभी आप उनके समर्थन में उमड़ती भीड़ की ये तस्वीरें देखिए। चिल्लाती धूप में भी लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं इस बात के इंतजार में कि अन्नामलाई आएंगे। दरअसल जमीन हक हुकूक की लड़ाई में अन्नामलाई ने वो आंधी खड़ी की है तमिलनाडु में जिसकी तस्वीर सड़कों पर दिख रही है और बड़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं। अब ये संख्या वोट में कितनी तब्दील होगी यह कहना मुश्किल है। कोयंबटूर तमिलनाडु की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके मुकाबले डीएमके से गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके से सिंगाई रामचंद्रन है। बड़ी बात यह है कि तीनों ओबीसी काउंटर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तीनों ही बेहद पढ़े लिखे हैं। बीजेपी के अन्नामलाई और एआईएडीएमके के सिंगाई रामचंद्रन इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर चुके हैं, तो डीएमके के गणपति पी राजकुमार भी मास कम्युनिकेशन में पीएचडी हैं। जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता में किसका क्रेज सबसे ज्यादा है, इसे समझने की हमने कोशिश की। तो जमीन पर क्या दिखा उसे बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। अन्नामलाई को पुलिस में भी होने का काफी फायदा है। लोग उनकी साफ छवि जो उससे काफी प्रभावित हैं।
यही वजह है कि कई सारे ऐसे लोगों को लगता है कि राजनीति, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, ऐसे में अगर साफ छवि सुंदर वाले लोग आएंगे तो राजनीति का स्तर बढ़िया होगा। वो बहुत इधर में वोट मिल गया, अन्नामलई जी कंफर्म इधर एमपीएम आएगा। तो इनको इसलिए मान रहा है कि नॉट ओनली तमिलनाडु के लिए उन्होंने अपना ये नहीं कर रहा, पूरा हिंदुस्तान को मध्य नीचे रखते हो अपना पॉलिटिकल में आया हुआ। कोयम्बटूर के लोग अन्नामलाई के बारे में सोचते क्या हैं? आपने सुना, लेकिन वो खुद क्या सोचते हैं, इसे सुनना और समझना भी जरूरी है। 2024 इलेक्शन में for the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the people's love and respect is so high. People adore him. Last 10 साल में मोदी जी काम किया, गरीब को, कृषि मित्र को, यूथ को, युवा को, महिला को, पूरा काम नीचे तक it has gone down at the lowest possible level. You can see the change at the village level. You can see the change. अन्नामलाई के अनुसार नरेंद्र मोदी अब देश ही नहीं दुनिया की जरूरत है, जबकि खुद अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी की जरूरत है। वो कैसे, इसे आप अन्नामलाई के अतीत से समझिए। उन्होंने कोयम्बटूर कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसके बाद 2011 में कर्नाटक कैडर के आईपीएस बने, 2019 तक पुलिस अधिकारी की नौकरी की और फिर इस्तीफा देकर तमिलनाडु लौट गए। कुछ दिनों तक एनजीओ चलाने के बाद अगस्त 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। मार्च 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें अरवाकुरिची सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन अन्नामलाई वो चुनाव हार गए। बावजूद उसके बीजेपी ने 2021 में उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तमिलनाडु में अब तक के इतिहास में वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और कोयम्बटूर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। सवाल उठता है कि आईपीएस जैसे शानदार करियर की समतल राह को छोड़कर अन्नामलाई ने राजनीति की पथरीली राह को क्यों चुना? इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। I felt when Modi ji is in power, the best possible way to change India is to work DMK का politics पूरा खराब किया। अन्नामलाई विधानसभा का पहला चुनाव हार गए, ऐसे में क्या वो लोकसभा का पहला चुनाव जीत पाएंगे? This was their bastion and this is also their fort. But to grow the party, you got to break that fort and enter. Even if it is two people's fort, even if two Dravidian parties join together, but still we will deliver this seat for Narendra Modi. वैसे जीत के दावे अन्नामलाई के प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके उम्मीदवार भी कर रहे हैं। अम्मा के नाम पे और उनके काम पे एआईडीएमके के कैंडिडेट इसी नाम पे कोयम्बटूर की सड़कों पर गली गली घूम रहे हैं और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि डीएमके उम्मीदवार भी पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं, लेकिन अब तमिलनाडु में सियासी धारा के अनुकूल मुख्यमंत्री स्टालिन के सिपाही बनकर संसद पहुंचने की कोशिश में हैं। Actually, the fight here is between DMK and ADMK. So they don't have that much of party structure here in Tamil Nadu. It is a hype they are creating, that's all. They are very active in social media, that's all. But organizationally, we are very strong. कोयम्बटूर सीट से 1998 और 1999 में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। तब पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने पहली बार एआईएडीएमके से गठजोड़ में और दूसरी बार डीएमके से गठबंधन में ये सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। 1998 में बीजेपी को कोयम्बटूर में 56% वोट के साथ जीत मिली, तो दूसरे नंबर पर रही डीएमके को 38% वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन था। 1999 में बीजेपी का वोट कम हुआ और उसे 49% वोट के साथ जीत मिली। दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके को 43% वोट मिले। इस बार गठबंधन का गणित बदला और बीजेपी और डीएमके ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2004 में सीपीआई ने 57% वोट के साथ ये सीट जीती, तो बीजेपी 39% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस बार बीजेपी का एआईएडीएमके से गठबंधन था। 2009 में 36% वोट के साथ सीपीआई-एम को यहाँ से जीत मिली, तो 31% वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीजेपी को 5% वोट मिले और इस चुनाव में बीजेपी का डीएमडीके से गठबंधन था।
2014 में 37% वोट के साथ AIADMK ने ये सीट जीती थी, तो बीजेपी 33% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि 18% वोट के साथ DMK तीसरे नंबर पर। और इस बार बीजेपी का PMK और DMDK से गठजोड़ था। 2019 में CPI-M को 46% वोट के साथ यहाँ जीत हासिल हुई। बीजेपी 31% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो बीजेपी और AIADMK ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु गठबंधन के बदलते गणित में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 में इस राज्य की राजनीति नई करवट लेगी या बीते 6 दशक से जारी सिलसिला अब की बार भी कायम रहेगा। इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली DMK का पॉलिटिक्स पूरा खराब किया, पूरा सिविलाइजेशन का डिस्टर्ब किया। Temples they have looted, they have touched the temples, disturbed everything, they have brought corruption as a norm. And dynastic politics पूरा जगह में चल रहा है। चेन्नई में चल रहा है, टॉप लीडरशिप में डायनास्टिक पॉलिटिक्स में, लोकल पंचायत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स है DMK। पूरा स्टेट में नीचे तक डायनास्टिक पॉलिटिक्स DMK has brought it. So this is an important time for Tamil Nadu. Under Modi ji, Tamil Nadu has to change. बीजेपी को अन्नामलाई से तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ युग के अवसान और सनातन युग के उदय की उम्मीद है। They spew venom on Brahmins, they spew venom on other people, they spew venom on Sanatana Dharma. Now in the social media age, everything is in the open and people read, reflect, people debate. So Sanatana Dharma and other issues that DMK has racked up in the recent past is going to teach them a fitting lesson in many of the constituencies in 2024 Lok Sabha elections. लेकिन सनातन राजनीति के कट्टर विरोधी DMK अन्नामलाई के वजूद को ही नहीं नकार रहे, बल्कि उन पर जुबानी हमले में लक्ष्मण रेखा भी लांघ रहे हैं। If they can't take on you ideologically, if they can't answer your question logically, and the only way they do is insult people. This is the core of Dravidian politics. The core of DMK is abusing people. And they abuse women, they abuse anybody who comes as a challenger to them, they abuse and insult, thinking that they will leave politics and go out. But sadly DMK is mistaken. We are very clear that DMK's days are numbered in Tamil Nadu. People just don't want DMK anymore. It has become a party of abusers, where ministers will abuse women, they will abuse our brothers and sisters from the scheduled caste community. And they have come to that level where their arrogance is speaking now. So people of Tamil Nadu will teach a fitting lesson. और बड़ी खबर है मुर्शिदाबाद और मिदनापुर हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। रामनवमी पर हथियार लेकर क्यों चलते हैं? ममता बनर्जी ने कहा है, रामनवमी से पहले DIG को क्यों हटाया गया?